Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितनी भी अलग तरह की प्रोसेसेस दी हुई हैं वो सारी की सारी एक साथ एक ही वीडियो में। देखिए, जब भी मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ा रही थी, मैं आपको हमेशा बोलती थी कि प्रोसेस से एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। और टर्म 1 में भी हमने देखा, मेरा जो ये इंट्यूशन था बहुत स्ट्रांगली वर्क किया और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कि प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से पूछे गए थे, प्रोसेस से रिलेटेड। तो इस बार आपके चैप्टर हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और इसमें बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेसेस दी हुई हैं कि वो सारी की सारी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट मिनट रिविजन के पर्सपेक्टिव से। एंड विद दैट, अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा पेपर में तो कोई भी मेरा स्टूडेंट उसे गलत मार्क या फिर छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है ये वीडियो, बहुत ही प्रिसाइज वे में मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन कवर मैं कोशिश करूँगी सारी प्रोसेसेस करूँ और सारे एस्पेक्ट्स करूँ उसके। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट आपका चैप्टर आने वाला है टर्म 2 में वो है स्टाफिंग। और स्टाफिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है स्टाफिंग प्रोसेस, जिसके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप जो पहला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग की कमी है जो आपको फिल करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने लोग हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, आपके यहाँ पे किस नेचर का काम है जिसके लिए वैकेंसी है, और क्या वो इनसे फिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है तो आपको कितने नए लोग चाहिए, किस तरीके के चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक कंक्लूसिव वे में पता चल जाता है कि भैया मुझे 4 लोग नए हायर करने हैं जिनके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब आपको कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने ऑलरेडी आपके पास हैं और कितने आपको नए और चाहिए बट डिफरेंट स्किल्स। सेकेंड जो इसका स्टेप रहता है वो होता है रिक्रूटमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आप आइए अप्लाई कीजिए। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स में आजकल बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स लोगों को बताता है ना कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आप आके अप्लाई कीजिए। तो रिक्रूटमेंट काइंड ऑफ एक इन्विटेशन होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं या कहीं और काम कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं। उनको बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है कि आप आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनके लिए भर्ती, मतलब उनके लिए अप्लाई कर दो, उनके लिए अपना वो रख दो, एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। तो रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इनवाइट करना, ठीक है। लोगों को इनवाइट करना, उनको इन्फॉर्म करना और उनको परस्यू करना कि भैया चलो अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव स्टेप भी बोला जाता है, वेयर एज इससे नेक्स्ट जो आता है सिलेक्शन, उसे एक नेगेटिव स्टेप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट रिक्रूटमेंट तक आई होप आपको समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। अब देखो भैया, तुमने पहले तो एस्टिमेट किया कितने लोग चाहिए, फिर तो उसके बाद तुमने लोगों को बोला कि चलो आओ, इनवाइट करा कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ। अब तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो तुम बहुत सारों को तो नहीं हायर करने वाले। तुम्हारे यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी, 4 थी, आ गए हैं 40 लोग, तो अब तुम्हें इसमें से छांटने पड़ेंगे ना वो 4 लोग जो एक्चुअली तुम हायर करने वाले हो। तो सिलेक्शन में हम बेसिकली जितने भी लोग रिक्रूटमेंट की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनमें से बेस्ट वाले सेलेक्ट करके बाकी सबको टाटा बाय बाय करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये नेगेटिव स्टेप भी बोला जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला जाता है। रिक्रूटमेंट में क्या है कि आप लोगों को इनवाइट करते हो कि भैया देखो हमारे यहाँ पे पार्टी है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और उसके बाद अगर पार्टी में कोई तमाशा हो जाता है तो लोग को बोलते हैं ना चलो पार्टी ओवर, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय, घर जाओ अपने। तो ये क्या हुआ,
एक बहुत रूट तरीका हुआ, एक क्या हुआ, एक बहुत ही पोलाइट तरीका हुआ। तो पोलाइट तरीका है रिक्रूटमेंट, रूट तरीका है सिलेक्शन, क्योंकि उसमें आप लोग क्या करते हो, जो 4 मेन आपको चाहिए होते हैं उनके अलावा आप बाकी सबको टाटा टाटा बाय बाय बोल के निराश करके अपने अपने घर भेज देते हो। तो निराश करना मतलब नेगेटिव हो गया, उनको अप्लाई करने का मौका देना पॉजिटिव हो गया। तो यस, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव, सिलेक्शन इज नेगेटिव। और यहाँ पे आप लोगों को इन्वाइट करते हो, यहाँ पे जो इन्वाइटेड लोग होते हैं, जो भी आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करके बाकी सबको घर भेज देने का काम करते हो। नाम ही देख लो ना, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। भैया आप तुमने सेलेक्ट कर लिया बंदे को, अब तुम उसे ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराओगे, लोगों से मिलवाओगे कि देखो ये 4 लोग हैं जो अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, मिलो पिंकी निंकी टिंकी सिंकी से, ठीक है। और बाकी सबको इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तुम्हें कोई ऐसा काम हो तो इनके पास आइएगा, तुम्हें कोई वैसा काम हो तो इसके पास जाइएगा, तुम्हें कोई वैसा काम हो तो इसके पास आइएगा। तो यहाँ पे तुम बेसिकली उनको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ तो एक पहले रूबरू कराते हो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलवाते हो, उनको कहाँ बैठना है, कौन कौन किस किस टाइप के काम देख रहा है, कब आपको किससे बात करनी है, कब आपको किससे बात नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आपको उनको बताने की कोशिश करते हो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। एंड देन लास्ट स्टेप होता है उनकी ट्रेनिंग। भाई देखो ऐसा भी तो होता है ना, वो लोग जब आए थे आपके ऑर्गेनाइजेशन में तब वो कुछ स्किल्स सीख के आए थे, अब उन्हें हो गया 3-4 साल हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते 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 करते, अब वो थोड़े पुराने हो गए हैं, थोड़ी उनकी जो स्किल्स थी वो आउटडेटेड हो गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई स्किल्स आ गई हैं। अब भाई नई स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं है हम पुराने एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे चलो भैया तुम्हारा बोरिया बिस्तरा उठाओ और तुम निकलो यहाँ से, अब हम नए लोग हायर करेंगे। ऑब्वियसली नहीं ना, उन लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया तुम्हारी कंपनी में, तुम उन्हें ऐसे नहीं बाहर जाने दोगे, तो तुम उन्हें थोड़ा सा स्किलफुल बनाने की कोशिश करोगे, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको तैयार करने की कोशिश करोगे। तो यस, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जब भी ज़रूरत पड़े, तुम्हें लगता है कि हाँ अब इन लोगों को, पुराने लोगों को नई स्किल्स सिखाने की आवश्यकता है, तो आप उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर मतलब उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको उनको नई स्किल्स सिखानी है, उनको ओवरऑल करियर में ग्रोथ कैसे होगी वो बताना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करानी है, उनको नए टेक्नोलॉजी पे कैसे काम किया जाता है वो सब सिखाना रहता है। तो इससे वो हमेशा क्या रहते हैं, नए रहते हैं, उनको कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होता और आपको भी कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ आउटडेटेड हैं। ठीक है, तो ये है पूरी स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, कितने ऑलरेडी हैं हमारे पास। उसके बाद रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद उनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको प्लेस करते हैं, ओरिएंटेशन करवाते हैं उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड लास्टली उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने ये ओवरऑल पढ़ लिया अपना। अब इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, सिलेक्शन की भी अपनी एक प्रोसेस होती है एंड एट द सेम टाइम उस प्रोसेस में भी कुछ टेस्ट होते हैं जो अलग अलग किस्म के होते हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रेनिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो अब हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो और इंटेंस चीज़ें हैं उन सब के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट कितने तरह की होती है हम उसके बारे में बात करेंगे अब। चलिए, रिक्रूटमेंट कैसे होता है। रिक्रूटमेंट होता है 2 तरह का, एक होता है इंटरनल सोर्स से, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स से। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, ठीक है, मैं बोलती हूँ फॉर से मैग्नेट ब्रेन्स का ही एग्जाम्पल है, तो मैग्नेट ब्रेन्स में निकली है वैकेंसी किसकी, फॉर से बिजनेस स्टडीज़ टीचर की। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ टीचर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो हो गया, पायल मैम है उसके लिए, तो हिंदी चैनल के लिए बिजनेस स्टडीज़ की वैकेंसी निकली है। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स ने मुझसे पूछा कि मैम क्या आप हिंदी में पढ़ा दोगे बच्चों को, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मैग्नेट ब्रेन्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके किसी को हायर करना पड़ा क्या? आंसर इज नो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जिससे आपने वो वैकेंसी फिल करवा ली। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से अपनी किसी वैकेंसी को फिल कराते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब हम इसके लिए बाहर नहीं गए, हमने अंदर ही उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करवा लिया।
लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ये मुझसे पूछते मैम हिंदी पढ़ा लोगे क्या, तो मैंने बोला नहीं भैया मेरी हिंदी तो बहुत ही पुअर है, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको तो बाहर से किसी को लाना पड़ेगा। तो अब मैग्नेट ब्रेन्स अंदर से तो किसी को फिल नहीं कर सकते, तो वो गए बाहर और बाहर से एक इंसान को पकड़ के लाए बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में जब ये बाहर से किसी को लेके आए तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरएज यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब आप अंदर से फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन को हम बोलते हैं वर्टिकली किसी को शिफ्ट करवाना। देख लीजिए, अभी कोई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, ठीक है, अब आपने इस इंसान को यहाँ से उठाया और इससे बड़ी वाली पोजीशन पे बिठा दिया, ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है प्रमोशन। फॉर से अभी तक मैं 11th क्लास को पढ़ा रही थी, अब मुझे बोला गया कि मैम क्या आप 12th क्लास को पढ़ा सकते हो, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ। तो 11th से उठा के मुझे 12th क्लास जो कि एक बड़ी क्लास है, जो कि काइंड ऑफ प्रमोशन हो गया मेरा, वहाँ पे बिठाया गया। तो मेरी क्या हो गई, प्रमोशन हुई, वर्टिकली मेरे को शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज प्रमोशन। Whereas अगर मुझे एक जगह से उठा के दूसरी जगह सेम डिपार्टमेंट में, वो मतलब अलग डिपार्टमेंट में सेम पोजीशन पे बिठाया जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। जैसे मैं बोलती हूँ 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही थी मैं, मुझसे पूछा गया क्या आप 11th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो, क्लास क्या है, दोनों 11th हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट हो गए, तो मैंने बोला हाँ पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे अब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते पढ़ाते 11th क्लास की, मैं पढ़ा रही हूँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 11th 12th हुआ, नहीं, दोनों सेम लेवल के थे, 11th, बस सब्जेक्ट चेंज हो गए। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र, कि एक डिपार्टमेंट से सेम ओहदे से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना सेम ओहदे पे। ठीक है, लेकिन अगर सेम ओहदे से उठा के दूसरे ओहदे पे आपको बिठाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रमोशन। तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र दो रिक्रूटमेंट सोर्सेज होते हैं इंटरनल उसके। अब अगर बात करें एक्सटर्नल की, तो कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं। देखिए, बहुत बार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अपना CV जमा करा के आते हैं, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पे वैकेंसी नहीं होती, या फिर उस टाइम पे आपके मतलब की वैकेंसी नहीं होती, बट वो आपका CV रख लेते हैं कि कहीं मतलब कब कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। अब वहाँ पे वैकेंसी हुई है और उन्होंने सारे CVs उठा के देखे हैं, अब उन CVs में से उनको लग रहा है कि हाँ ये बंदा सही फिट बैठेगा, ये बंदा सही फिट बैठेगा, तो पुराने CVs, पुराने डेटाबेस उठा के आप किसी पुराने बंदे को ऐसे उठा के मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में अब आने का मौका दे रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, वेरएज रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पर्चे लगा दिए कि देखो हमारे यहाँ पे वैकेंसी है इस चीज़ की, अगर तुम इंटरेस्टेड हो पढ़ो इसे और आ जाओ, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो पर्चे पढ़ के लोग बाग आपके यहाँ पे अप्लाई करने आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर क्या होता है भाई, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस मेंटेन किया हुआ था, CVs रखे हुए थे पुराने, उसके बेसिस पे यू आर कॉलिंग पीपल नाउ। जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या, अपने ऑफिस के बाहर ही पर्चे लगा दिए कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, जो भी वो हो डायरेक्ट एंट्री है, आ जाओ जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो काइंड ऑफ मिडल मैन के रूप में सर्व करते हैं कि भैया तुम्हें पोजीशन, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें बंदा चाहिए, मैं तुम्हें जॉब मतलब तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ और तुम्हें बंदा दिलवाता हूँ। तो वो मिडल मैन बन जाते हैं कि तुम भी मेरे पास आओ, तुम भी मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को मिलाने का काम करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। फिर होता है एडवर्टाइजिंग, मतलब कभी कभी कंपनीज एडवर्टीजमेंट देती हैं कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आइए जिसको भी अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए। फिर होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको मौका देते हैं कि भैया देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें यंग ब्लड चाहिए, तो तुम लोग अप्लाई करो, तुम लोग से टेस्ट वेस्ट लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, और अगर उसके बाद हमें समझ में आएगा तो हम तुम्हें हायर कर लेंगे। तो ये क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब किसी की यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाके आप उसको रिक्रूट करने का काम कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये क्या होती हैं,
जैसे गवर्नमेंट एक्सचेंजेस होते हैं तो ये गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, वैसे कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो अगेन मिडलमैन वाला काम कर रही होती है कि भैया तुम भी आओ, जिसके यहाँ पे वैकेंसी है वो भी हमारे यहाँ पे आए और जिसको जॉब चाहिए वो भी हमारे यहाँ पे आए, हम तुम दोनों को मिलाने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं हमारे अराउंड, हमें पता भी नहीं होता उनके बारे में। तो यस, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक तरफ दूसरा काम कर रहे हैं और साथ साथ प्लेसमेंट एजेंसी भी चला रहे हैं, दैट्स ऑल्सो टैलेंट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके अंदर बहुत सारी लेबर होती है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्टर को फोन करना है कि भैया मुझे लेबर की आवश्यकता है यहाँ पे इतनी इतनी इतनी, वो भिजवा देगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें इंडिविजुअली लेबर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इस कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करना है, इसका लिंक है लेबर्स के साथ, इसके पास पूरा ग्रुप होता है लेबर्स का, तो ये अपने यहाँ पे अपने आप से भिजवा देता है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, भाई देखो अगर मान लो एमबी में कोई वैकेंसी निकलती है तो कई बार स्नेहा मैम मुझसे पूछते हैं पायल मैम आपकी कोई जान पहचान वाला है क्या जिसको अपन ये पोजीशन के लिए बिठा सके। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिलता है कि तुम रेकमेंड करो और किसी को लेके आओ। तो यस, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मतलब आज की डेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप रिकमेंडेशन लेते हो। वेब पब्लिशिंग मतलब ऑनलाइन तुम पब्लिश करते हो कि भैया हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, तुम्हें अप्लाई करना है तो करो, तो दिस इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। या फिर एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ये बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इससे। तो टीवी पे ऐड देना मतलब न्यूज़ चैनल पे साइड में ऐड चल रही होती है, हायरिंग चल रही है, हमारे यहाँ पे आ जाओ, ये है वो है वो है वो है, ऐसे, ठीक है। तो एक बार अगर मैं तुम्हें रिवाइज कराऊँ ये सारा का सारा, तो दो अलग अलग टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट्स होते हैं। First is known as internal, whereas second one is known as external. Internal का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से आप वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सटर्नल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रहे हो। प्रमोशन का मतलब होता है किसी को वर्टिकली ऊपर लेके जाना, मतलब आज इस पोजीशन पे है कल इस पोजीशन पे बिठा देना। ट्रांसफर का मतलब होता है आज भी इस पोजीशन पे है कल भी इस पोजीशन पे बैठेगा लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि तुमने सीवीज रखे हुए हैं, डेटाबेस रखे हुए हैं, जो लोग तुम्हारे यहाँ पे आए थे लेकिन उस टाइम तुम उन्हें नहीं जॉब पे रख पाए थे उन लोगों की, और उनमें से अब तुम कॉल कर रहे हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाद पर्चे चिपका देना कि भैया आओ हमारे यहाँ पे अप्लाई करो, अगर तुम्हें चाहिए ये जॉब पोजीशन तो लेके जाओ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रन किए हुए कुछ ऐसे एक्सचेंजेस जो कि मिडलमैन के रूप में काम करते हैं, जॉब एप्लीकेंट्स से भी बातचीत करते हैं, ये एज वेल एज जहाँ जिनके यहाँ पे वैकेंसीज होते हैं उनसे भी बात करते हैं और उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टीजमेंट देना कि हमारे यहाँ पे क्या है, वैकेंसी है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब किसी की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके उनको रिक्रूट करने का काम करना। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट बॉडीज होती हैं जो कि यूजुअली सेम काम करती है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने पकड़ लिया, उसके अंदर बहुत सारी लेबर होती है तो डायरेक्टली वो बंदे ले आएगा, आपको अलग से लेबरर्स को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मतलब आज की डेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तुम रेकमेंड करने का मौका देते हो कि तुम्हारी कोई जान पहचान है तो तुम उसे ले आओ। वेब पब्लिशिंग मतलब आपने वेब पे मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे पब्लिश कर लिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन मतलब आपने टीवी पे ऐड चलाई है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये अगेन स्टाफिंग प्रोसेस का ही हिस्सा माना जाएगा क्योंकि मतलब अगर देखिए अगर मान लीजिए स्टाफिंग प्रोसेस में आपको 7 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आपको एक ओवरव्यू इसका भी देना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा और आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद कौन सा स्टेप आता था स्टाफिंग प्रोसेस में, इसके बाद आता था सिलेक्शन वाला स्टेप। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें बेसिकली सबसे पहले इंसान आता है जो जिसने भी अप्लाई किया होता है रिक्रूटमेंट के थ्रू, राइट। अब वो इंसान आता है तो अब भाई अगर मान लीजिए एक वैकेंसी है और 1000 लोग आ गए हैं तो आप 1000 के 1000 का तो इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट लेंगे नहीं ना, वो तो बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा। तो आप बेसिक प्रिलिमिनरी लेवल पे ही उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, छांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास वो 10 या 50 लोग आए जो एक्चुअली वो सीट डिजर्व करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट 1000 लोग। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हम वो जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड से, वो जो बिल्कुल सही नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो जो बिल्कुल सक्षम नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उनको निकालने का काम करते हैं। तो प्रिलिमिनरी में हमने उन सबको निकाल दिया और बेस्ट जो हमें लगे कि हाँ इनमें से हमें हमारा रिस्पेक्टिव इंसान मिल सकता है वो रखे। सेकंड, वो जो इंसान बचे थे मतलब अगर 1000 आए थे, एक बार मैं कर्सर थोड़ा मोटा कर लूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे, जो 1000 आए थे उनमें से
अगर हमने बाकी सबको निकाल लिया, 50 को रखा, तो अब उन 50 का होगा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बहुत अलग अलग किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस किस चीज़ के लिए ले जाते हैं। तो सिलेक्शन टेस्ट में आप देखते हैं पर्टिकुलर इंसान की क्षमताएं क्या हैं, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है उसके अंदर, क्या वो एक पैनिक वाली सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्या वो बहुत सारा काम एक साथ आ जाए तो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। मान लीजिए इनमें से सिर्फ 10 लोग हमें समझ में आए जो आगे बढ़ने चाहिए, तो अब इन 10 का होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के 1-to-1 के कोई बैठ के इनसे क्वेश्चन पूछेगा, इन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जितने भी भेद होंगे वो सारे खुल जाएंगे। आपने चाहे इसमें बनावट कर लियो, आपने चाहे इसमें बनावट कर लियो, लेकिन इसमें आप बनावट नहीं कर पाएंगे। इसमें जो आप एक्चुअली होंगे ना, वही के वही निकल के आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में 1-to-1 क्वेश्चन आंसर होता है और वो सामने वाला इंसान आपके पर्सनालिटी को देख के, आपके हाव भाव को समझ के, आपकी हरकतों को, आपके जेस्चर्स को देख के आपको जज करता है और यहाँ से निकलता है वो एक लास्ट इंसान जिसको एक्चुअली वो पर्टिकुलर जगह मिलने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन 10 में से फिर एक इंसान निकलेगा जिसको एक्चुअली आप हायर करने वाले हैं। जब आपने ये इंसान फिक्स कर लिया, अब आप इस इंसान के देखेंगे रेफरेंसेस कि भैया ये पास्ट में कहाँ काम करता था, किसके यहाँ काम करता था, क्या करता था, वहाँ के लोगों का इसका के बारे में क्या कहना है। अगर ये डायरेक्टली कॉलेज से आया तो इसके यूनिवर्सिटी वाले लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, इसके टीचर्स का, इसके प्रिंसिपल का इसके बारे में क्या कहना है, क्या ये ढंग का इंसान है कि नहीं है। तो ये ऐसे ना हर CV में कुछ रेफरेंसेस डले होते हैं, आप उनके पर कॉल कर करके पूछते हो कि भैया ये इंसान कैसा है, क्योंकि हम इसे हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमारा सही डिसीजन है कि नहीं है। वंस यू आर डन विद दैट, फिर आता है सिलेक्शन डिसीजन कि हाँ एक बार रेफरेंसेस चेक कर लिया, अब वी आर श्योर कि इसी को ही रखना है। तो यहाँ पे आप फाइनली श्योर हो जाते हैं कि भैया ये इंसान डन हो गया है, इसको हम रखने वाले हैं। फिर आप उस इंसान का कराते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। ये क्यों कराया जाता है? ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि नोबडी वांट्स टू हायर अ मेडिकली मिसफिट इंसान। मतलब अगर मान लीजिए वो मेडिकली सही नहीं होगा, इल रहता होगा, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा हर कभी बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे इंसान को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख तो लो, लेकिन वो आपके लिए एक बर्डन ही बनेगा। मतलब हर अगले दिन वो बोल रहा है यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं आ रहा, सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, सर मेरे घर पर ये बीमार है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियो में हर अगले दिन अगर वो बीमारी 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 करता रहेगा तो काम कब करेगा? ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो उसका हेडेक होने लग जाता है, तो ऐसे में वो काम कब करेगा? तो मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस इंसान के साथ और क्या ये मेडिकली फिट है काम करने के लिए कि नहीं है। फिर आप ये भी इंश्योर करने के बाद उस इंसान को देते हैं जॉब ऑफर कि हाँ भैया हमें तुम पसंद आ गए हो, हम तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे हमारी चीज़ें हैं, तो हम तुम्हें जॉब ऑफर दे रहे हैं। फिर सामने वाला उस जॉब ऑफर को जब एक्सेप्ट करेगा तो उसके साथ कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक एविडेंस होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। मतलब हर एक चीज़ डिटेल वे में लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, काम में क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें मिलेंगी, क्या तुमसे एक्सपेक्टेड होगा, सारी चीज़ें वो यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, सो बेसिकली किस तरह से मूव करता है प्रिलिमिनरी में, मतलब वो जो बिल्कुल मिसफिट है उनको निकाल दो और जो थोड़े से ढंग के हैं उनको रखो। उसके बाद वो जो थोड़े से ढंग के हैं उनका सिलेक्शन टेस्ट लो, जिसमें आपको पता चलेगा वो किस लेवल के क्या है कैसे नहीं है। फिर उसके बाद उनमें से जो और छाटे जाएंगे उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लो, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर करो उनके साथ। उसके बाद उनके रेफरेंसेस चेक करो, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लो कि हाँ इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली। फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ कि मेडिकली वो फिट है कि नहीं है। फिर जॉब ऑफर दो उनको कि हाँ भाई तुम मतलब हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं और हम तुम्हें ऐसे ऐसे पोस्ट के लिए वो कर रहे हैं। और एक बार वो इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो फिर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट का। और ये है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। माइंड इट, हमेशा स्टाफिंग प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत बार सिलेक्शन प्रोसेस से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और कई बार तो क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या करते हैं वो कि इस पर्टिकुलर केस में एक प्रोसेस छुपी हुई है।
वो आपको ये नहीं बताएंगे कौन सी प्रोसेस है, सिलेक्शन है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग, कुछ नहीं बताएंगे आपको, वो पूरे पैराग्राफ को पढ़ के समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि उस प्रोसेस का सेकेंड स्टेप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप बताना है, या लास्ट 2 स्टेप बताने हैं, या इनिशियल 2 स्टेप बताने हैं। तो उसमें ना सिर्फ आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, बल्कि उनके स्टेप नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका आंसर तभी सही माना जाएगा जब आपने स्टेप नंबर याद रखे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। ये पूरी प्रोसेस है इसकी। मैं ना एक बार आपको सारी प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लेने का मौका देती हूँ, स्टार्टिंग विद दिस वन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द स्टाफिंग प्रोसेस में हमने ये पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया है। अब सिलेक्शन में जो टेस्ट थे ना अलग अलग, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और लास्ट हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग अलग अलग तरह की जो होती है उसके बारे में। फिर हमारा स्टाफिंग से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड विल जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन ये है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें सारे सोर्सेज मेंशन्ड हैं। एक बार मैं इसको नीचे कर दूं, देख लीजिए आप इसको आराम से। डन। देन इसके बाद है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें ये हैं डिफरेंट स्टेप्स। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आया है टाइप ऑफ टेस्ट। मैंने आपको बताया था ना सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो भी तो हमें पढ़ना था, तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। एक बार क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, फिर होता है ट्रेड टेस्ट, और फिर होता है इंटरनल टेस्ट। हर एक टेस्ट की अपनी खुद की एक खूबी होती है, बस आपको वही याद रखनी है। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में हम एक इंसान का इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखते हैं कि भैया एक इंसान का दिमाग कितना खुलता है, कितना वो अपने दिमाग को खोल पाता है और अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच पाता है। सेकेंड, एप्टीट्यूड में पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स इन फ्यूचर, क्या ये इंसान नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार है, वो देखा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में एक इंसान के इमोशंस, वैल्यूज और ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक की जाती है कि इस इंसान के पास एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है। और इंटरनल टेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ फैसिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब बोला जाता है ना कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट लाइक करता है हम उस चीज़ को बहुत खूबी से करते हैं। लाइक व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव पैशन फॉर टीचिंग, तो मैंने उसको अपना जी जान लगा के करने की कोशिश करी और जी जान लगा के करती भी हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भैया जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट और फैसिनेशन होता है आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इंटरनल टेस्ट में हम यही मेजर करते हैं कि कौन से इंसान का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ताकि हमें उसे मतलब ताकि हम उस इंसान को उसी नेचर का काम दें, ताकि ना सिर्फ वो एक्सपर्ट बने उस काम में बल्कि वो बेस्ट तरीके से भी करे, जिससे अगेन उसका भी भला हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो। सो यस, इंटेलिजेंस टेस्ट में हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक करते हैं कि इंसान का। एप्टीट्यूड में हम नई स्किल्स सीखने की क्या क्षमता है इस इंसान में, वो चेक करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में एक इंसान के पर्सन के इमोशन, वैल्यूज और पर्सनालिटी देखी जाती है। ट्रेड टेस्ट में हम उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करते हैं और इंटरनल टेस्ट में हम उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो वर्ड्स है ना इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं से ही आपको याद रहेगा कि इस टेस्ट में ये था, उस टेस्ट में वो था। और कई बार एमसीक्यू में या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है, वहाँ पे दे देते हैं कि भैया उसका मतलब उसका इंटरेस्ट चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट किया था, फिर लास्ट में पूछ लेंगे बताओ वो कौन सा टेस्ट होता है जो इंटरेस्ट चेक करने के लिए होता है, तो वो इंटरनल टेस्ट वाला होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मैंने लास्ट सेकंड जो स्टेप बताया था स्टाफिंग प्रोसेस में, सॉरी लास्ट स्टेप था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कौन सी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं अब हम, और इसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेथड्स ऑफ स्टाफिंग में 2 अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, एक होते हैं ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। इनका क्या मतलब होता है पहले वो समझते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम काम करते करते सीखते हैं, मतलब हम अपनी जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग भी मिल रही है। यहाँ पे अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हम काम करते करते ट्रेनिंग पा रहे हैं, मतलब जॉब के साथ ही आपको ट्रेनिंग मिल रही है। Whereas कुछ ट्रेनिंग इस नेचर की होती है जहाँ पे आप जॉब नहीं कर रहे होते हो,
मतलब आप काम नहीं कर रहे होते हो, आप काम वाली प्लेस से अवे होते हो और वहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हो। ऑन द जॉब बोले तो काम करते करते ट्रेनिंग लेना, ऑफ द जॉब बोले तो ट्रेनिंग लेना अलग से जब आप जॉब नहीं कर रहे हो या जॉब वाली लोकेशन पे नहीं हो, उस जगह पे नहीं हो, उस जगह से कहीं और हो। जैसे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। फर्स्ट इसमें है अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है कि एक सुपरवाइजर होता है, एक बंदा होता है जो पहले आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि देखो काम ऐसे करना है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, तुम सारे आराम से देख लो, उसके बाद तुम सब करना और मैं तुम पे नज़र रखूंगा, जहाँ तुम कुछ गलत करोगे मैं तुम्हें ठीक करने का काम करूंगा, लेकिन मैं ऊपर से सुपरविजन रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, उस इंसान ने तुम्हें सिखाया पहले, उसके बाद उस इंसान ने तुम्हें करने का मौका दिया, उसके बाद उसने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी और कहीं तुम गलत चले गए वहाँ तुम्हें करेक्ट भी किया। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे एक सुपरवाइजर होता है, एक मास्टर वर्कर होता है जो पहले आपको सिखाता है, फिर उसके बाद आप पे नज़र रखता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैब होता है इंस्टीट्यूट्स के साथ। इंस्टीट्यूट में जो भी इंसान कुछ भी सीखता है वो थियोरेटिकली सीखता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए उस इंसान को किसी ना किसी फील्ड पे उतरना पड़ता है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स आपस में टाई अप कर लेते हैं कि भैया तुम बच्चों को सिखाना थियोरेटिकली, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे भेजना, हम प्रैक्टिकली उन्हें सिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे को थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज हो जाएगी, तो उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये इंटर्नशिप में वैसा रहता है। फिर आता है इंडक्शन। मतलब कभी भी कोई नया इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराते हैं, इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में यही रहता है कि सामने वाले इंसान को आप क्या करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसको ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर बना रहे हैं। ऑफ द जॉब में एक लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फैक्ट्री में नहीं ले जाया जाता, इसमें आपको क्लासरूम में ले जाया जाता है। क्लासरूम में एक मशीन बना दी जाती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे दिख रही होती है जैसे फैक्ट्री में दिखती है, उसका हर एक फंक्शन वैसे ही फंक्शन करता है जैसे वो फैक्ट्री में कर रहा होता है। अब इस डमी मशीन पे तुम्हें सिखाया जाता है हर एक चीज़ कि देखो तुम रेड बटन प्रेस करोगे तो मशीन रुक जाएगी, तुम ग्रीन बटन प्रेस करोगे तो मशीन चलने लगेगी, तुम येलो बटन प्रेस करोगे तो मशीन हॉल्ट लेके चलेगी, तुम ये बटन प्रेस करोगे तो ऐसे होगा, तुम इस वायर को इससे कनेक्ट करोगे तो ये ऐसे रिजल्ट करेगा। तो तुम्हें सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन एक डमी मशीन पे सिखाई जाती है, एक्चुअल फैक्ट्री में नहीं सिखाई जाती। बट वंस यू आर फैमिलियर विद एवरीथिंग तो तुम्हें फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे तुम काम करते करते नहीं सीखते, बल्कि क्लासरूम में एक डमी मशीन पे काम मतलब सीखते हो और उसके बाद तुम्हें एक्चुअल करने का मौका मिलता है। तो वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, डमी मशीनरी होती है। ये हो गया ऑन द जॉब, मतलब काम करते करते ट्रेनिंग लेना। ऑफ द जॉब मतलब काम से अलग एक अलग जगह पे ट्रेनिंग लेना। इसमें 3 लिखे हुए हैं, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इंडक्शन, और इसमें लिखा हुआ है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसमें हम डमी मशीनरी पे काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टाफिंग फाइनली कंप्लीट होता है। नाउ आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई तकलीफ नहीं जाएगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के प्रोसेस पे। एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टिंग में प्रोसेस नहीं होता। डायरेक्टिंग में होता है 4 एलिमेंट्स, ठीक है। पहला होता है हमारा सुपरविजन, दूसरा होता है हमारा मोटिवेशन, तीसरा होता है हमारा कम्युनिकेशन और चौथा होता है हमारा लीडरशिप, और इन सबको मिलके बनती है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कोई वो प्रोसेस नहीं दी हुई है इस चैप्टर में। सुपरविजन का मतलब होता है नज़र रखना, मतलब आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर नज़र रखी गई है, और वो नज़र इसलिए रखी गई है ताकि आप अगर कुछ गलत काम कर देते हो तो उसे करेक्ट किया जा सके, उससे तुम्हें उसी टाइम बता के रोका जा सके या फिर तुम्हारे उस पर्टिकुलर गलती को करेक्ट किया जा सके। फिर होता है मोटिवेशन, तुम्हारे अंदर से वो एक अर्ज उगाना कि भैया तुम्हें ये काम करना है करना है करना है, तुम्हें इंटरनली बूस्ट करना, तुम्हारे अंदर का वो जो सोया हुआ शेर होता है उसको जगाना कि चल अब लग जा काम पे, तुझे काम करना है, दिस दैट ये। तो मोटिवेशन में काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा वो बनाने, एनर्जेटिक बनाने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशन में आपका बेसिकली बातचीत होती है। अब ये फॉर्मल नेचर की भी हो सकती है, ये इनफॉर्मल नेचर की भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज फॉर्मल नेचर, इनफॉर्मल नेचर?
फॉर्मल नेचर का मतलब होता है जब हम अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, जब हम अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं, जब हम हमारे टीचर से बात कर रहे होते हैं, जब हम फॉर्मल अथॉरिटी में किसी से बात कर रहे होते हैं, क्लास मॉनिटर से बात कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल होता है जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, जब हम हमारे कुलीग से बात कर रहे होते हैं। और कौन सी वाली बात कर रहे हैं? काम की बात नहीं कर रहे, गॉसिप कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। कल तूने ये देखा, वो देखा, कल तू ये ड्रेस पहन के आया था, बड़ा अच्छा लग रहा था, आज तेरी ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, तेरे पे ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, तू मेरे लिए ये ले आएगा क्या, तू वहाँ जा रहा है घूमने के लिए, मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आएगा। ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। तो कम्युनिकेशन एक हिस्सा हो गया। और फिर होता है लीडरशिप, मतलब आपको लीड करना, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करना जस्ट बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इन यू, और उनको इन्फ्लुएंस करके आगे बढ़ा के लेके जाना। तो लीड करना मतलब आप उनके आगे हैं, आप उनको आगे लेके जा रहे हैं, और क्यों लेके जा रहे हैं, और वो कैसे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, वो कैसे तुम्हारे फॉलोवर्स बने हुए हैं, क्योंकि दे हैव शोड ट्रस्ट इन यू, दे हैव ट्रस्ट इन यू कि भैया हाँ ये इंसान कभी हमारे को बुरा रास्ता नहीं दिखाएगा। तो इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग से पहले जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे ऐसे होते हैं कि उसमें प्लानिंग चल रही होती है, हम काम को थोड़ा डिवाइड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब काम करने की बात आती है मैनेजमेंट में तो वो डायरेक्टिंग से शुरू होती है, और ये 4 एलिमेंट्स की वजह से हो पाती है। तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं है ऐसे समझने के लिए, लेकिन ये 4 एलिमेंट समझना ज़रूरी था, तो मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये आपकी लास्ट प्रोसेस है, इसमें मैं आपको कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाती है वो बताती हूँ। फर्स्ट कंट्रोलिंग का स्टेप होता है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। देखिए कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमने जो सपने देखे थे अपने लिए, और आज जो हमारे चीज़ें हुई हैं उन सपनों में, और आज जो चीज़ें हैं उनमें कितना डेविएशन है वो फाइंड करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स तो सेट करने पड़ेंगे, हमें अपने स्टैंडर्ड्स तो सेट करने पड़ेंगे कि हमें ये अचीव करना है। मुझे 12th क्लास में 95% लाना है, 98% लाना है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर टारगेट। सो अपना टारगेट जो आप सेट करते हैं वो होगा यहाँ पे सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स में। उसके बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि भैया वाकई में आपको 12th में कितने % मिले हैं। फर्स्ट से 90% मिले हैं, आपने 98 सोचे थे। ठीक है, अब ये दोनों देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप कंपेयर करेंगे दोनों परफॉर्मेंस को कि यार सोचा तो मैंने 98 था, मिले मेरे को कितने 90। 98 और 90 में कितना डिफरेंस होता है, 8% का डिफरेंस होता है। तो ये 8% क्या है, हमारा डेविएशन है, ये हमारा जो हम पथ से भटक गए हैं वो है। अब उसके बाद एनालाइज किया जाता है डेविएशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम ना जब भी सोचते हैं, देखो हम बोलते हैं कि हमें इतना चाहिए, इतना % हम चाहते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे दिमाग में आए कि इतना % है तो वही हमें मिल जाए। तो हम थोड़ा सा ना एक वो लगा के रखते हैं कि यार चल मैं सोचता हूँ 98% मुझे मिल जाए बोर्ड्स में, लेकिन अगर मुझे 95 से अबव भी मिलेंगे तब भी मुझे चलेगा। मुझे 95 to 98 की रेंज में मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हारे डेविएशन की रेंज कितनी थी, 95 to 98। मतलब मैंने सोचा तो 98 का टारगेट है, लेकिन अगर मेरे को 95 से अबव भी मिले तब भी आई विल बी हैप्पी। तो ये तुम्हारी एक्सेप्टेबल लिमिट है कि भैया इतना डेविएशन आएगा तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी तुम्हें % कितने मिले हैं, 90%। मतलब ये तुम्हारी एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड चले गए हैं। मतलब अब तुम्हें इस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एनालाइजिंग डेविएशन में हम ये देखते हैं कि क्या जो हमारी डेविएशन है वो एक्सेप्टेबल लिमिट के विद इन है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत डेविएशन तो हमेशा आता ही है। जो हम सोचें वैसे ही वैसा हो जाए एग्जैक्टली वे में, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। तो डेविएशन थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वो डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के विद इन ही है तो हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो डेविएशन लिमिट्स के बियॉन्ड चला गया तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने के लिए आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं करेक्टिव एक्शन। मतलब आप देखेंगे कि इस डेविएशन को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। ये प्री बोर्ड्स थे, प्री बोर्ड्स में मुझे 90% मिल गए, चलो इट्स ओके, बट अब बोर्ड्स में मुझे इससे ज़्यादा लाने हैं और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ मैंने थोड़ी भी वो छोड़ी है स्कोप, उन सबको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स मतलब पहले आप स्टैंडर्ड सेट करिए कि आपको क्या चाहिए, अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल सेट करिए। उसके बाद उन्हें मतलब अपना जो एक्चुअली आपने परफॉर्मेंस
फ्रीक्वेंसी है उसे मेजर कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, उसके बाद डेविएशन जो आई है उन्हें एनालाइज कीजिए, क्या वो डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड है या उसके विद इन ही है वो देखो, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लो अगर तुम्हें लगता है कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड है और तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस कभी नहीं रुकती, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोलिंग प्रोसेस, फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड विद दैट लेट मी से कि ये आपकी प्रोसेसेस सारी कंप्लीट हो गई हैं। इस बार आपके 3 चैप्टर्स ही आ रहे हैं जिसमें प्रोसेसेस हैं, 5 चैप्टर्स हैं टोटल आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के प्रोसेसेस होती हैं। लेकिन क्योंकि 2 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आ गए थे, 3 चैप्टर ही बचे हैं जो टर्म 2 में आने वाले थे, तो वो ये 3 चैप्टर्स हैं जिनकी प्रोसेसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरली अच्छे से रिवाइज करवा दी हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं जाना चाहिए किसी भी इंसान को। कोई डाउट है फिर भी या रिलेटेड पार्ट से तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कोशिश करूंगी ज़्यादातर कमेंट्स को आंसर करने की। एंड एट द सेम टाइम 16 मई को होने वाला है हमारा लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं 5-6 वो सारे के सारे रिवाइज कराऊंगी, फाइनल वाला, मतलब एक क्विक रिवीजन होएगी जिसमें डाउट्स भी रहेंगे आप लोगों के, वो भी एंटरटेन किए जाएंगे। जिन जिन पार्ट्स में आपको कोई दिक्कत जा रही है वो भी देखा जाएगा, और आपको राइटिंग टिप्स भी दी जाएंगी जो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस लाइव सेशन में आना बिल्कुल मत भूलना। आई विल वेट फॉर यू पीपल एंड लेट मी टेल यू पीपल, अगर कभी भी तुम्हें कोई भी वीडियो ढूंढने में तकलीफ जाए तो तुम्हें बस ये करना है, गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, यू विल सी दिस वेब पेज। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम पे जाना है, क्लास 12 पे जैसे ही क्लिक करोगे यू विल सी ऑल द टीचर्स ऑफ क्लास 12। यहाँ पे आपको मेरी तस्वीर भी दिख जाएगी, इस पर क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो बाइफिकेशन है, इसमें सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स पता चल जाएंगे। कोई भी लेक्चर तुम्हें खोल के देखना है तुम देख सकते हो आराम से और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड लास्टली मैग्नेट ब्रेन्स तुम्हारी आज तक बहुत सारी सेवा करता हुआ आया है, आगे भी करता रहेगा, तो इस चैनल को उतना ही प्यार देते रहो जितना हमेशा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।